हेलो स्टूडेंट, बेटा आज आपकी क्लास है 9th क्लास का चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है। तो हिस्ट्री के चैप्टर में हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था क्या था। देखो मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको, आप पुराने वीडियोस में देख सकते हो। पहले क्या था, मोनार्की था। हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन अपना, है ना। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने देखा था मोनार्क से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। फिर यहाँ इससे रिपब्लिक, कॉन्स्टिट्यूशनल से रिपब्लिक हो गई थी वहाँ की गवर्नमेंट। फिर यहाँ से अब हम देखने वाले हैं एक और नई चीज़, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें रिपब्लिक तो रहती है ये, ठीक है, लेकिन डायरेक्टरी रूल कहलाता है ये, ठीक है। ये है ही रिपब्लिक बेटा, है ये रिपब्लिक, बट डायरेक्टरी रूल क्या है ये आप समझेंगे, ठीक है। उससे पहले हमें समझना क्या है कि द रीजन ऑफ टेरर। देखो इस वक्त ये जो रिपब्लिक गवर्नमेंट आई है फ्रांस में, जो रिपब्लिक गवर्नमेंट आई है, किसने फॉर्म करी थी? जैकोबिन क्लब ने फॉर्म करी थी। जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबर्टस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबर्टस्पियर, ठीक है। तो बेटा ये 1793 ये जो टेरर का रीजन कहलाता है ना, ये टाइम पीरियड कहलाता है। टाइम पीरियड 1793 से लेके 94 तक का टाइम पीरियड क्या कहलाता है? द रीजन ऑफ टेरर। तो इस दौरान जो मैक्सिमिलियन रॉबर्टस्पियर ने जो गवर्नमेंट बनाई थी, ठीक है, जैकोबिन क्लब का वो हेड था, उसने जो गवर्नमेंट बनाई थी, उस गवर्नमेंट में ऐसा क्या था कि इसे रीजन ऑफ टेरर कहा गया, ठीक है। मतलब कि एक ऐसा समय जहां जिस समय पूरे लोग डरते हो देश के, ठीक है, देश के सभी लोग डर रहे थे, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि उनकी जिंदगी खतरे में, 24 घंटे उनको ऐसा लगता था जिंदगी उनकी खतरे में, पता नहीं क्या हो जाए कि कल को उनको सीधा फांसी चढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो ऐसा क्या था वहां पर? तो देखो बेटा, जैसे ही रॉबर्टस्पियर ने, ठीक है, पहला पॉइंट क्या होगा हमारा? रॉबर्टस्पियर ने गवर्नमेंट बनाई, ठीक है। व्हाट ही डन, ही वाज सो स्ट्रिक्ट, ही वाज सो स्ट्रिक्ट, ये इतना स्ट्रिक्ट था कि भाई रिपब्लिक आइडियाज के खिलाफ जो भी जाता था ना, रिपब्लिक आइडियाज के खिलाफ, मतलब देखो रिपब्लिक गवर्नमेंट थी, ठीक है, उन आइडियाज के खिलाफ जो भी जाता था, ठीक है, डजंट मैटर वो कौन था, कौन कौन लोग, जैसे कि एक्स नोबल्स, ठीक है, इसकी वो खुद की पार्टी के बंदे होंगे, इट्स ओन पार्टी पीपल, ठीक है, अदर पार्टी पीपल, ठीक है, क्लर्की। अगर देखो इन्होंने जो रॉबर्टस्पियर था ना, रॉबर्टस्पियर वाज सो इन फेवर ऑफ रिपब्लिक आइडियाज, ठीक है, लेकिन इनकी कमी क्या थी इस रिपब्लिक गवर्नमेंट में? इन्होंने जो हेड ऑफ स्टेट बनाया था, रिपब्लिक गवर्नमेंट में क्या होता है? हेड ऑफ स्टेट होता है बेटा। हेड ऑफ स्टेट क्या होता है? प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ही होता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास सारी पावर थी यहाँ पर। तो रॉबर्टस्पियर के पास सारी पावर होने के कारण ही वाज सो स्ट्रिक्ट कि अगर उसकी आइडिया, रिपब्लिक आइडियाज के खिलाफ कोई जाता था ना, तो ही वाज सेंट टू गुलियोटाइन। एक नया वर्ड आप सीखोगे, गुलियोटाइन। गुलियोटाइन क्या होता है? देखो ही वाज सेंट टू, मतलब इनमें से अगर कोई बंदा, मान लो उसके पूरे देश में अगर कोई बंदा उसके खिलाफ बोलता था, वो गुलियोटाइन की सजा देता था। गुलियोटाइन क्या था? गुलियोटाइन क्या है कि जैसे कि मान लो तो पोल है, ठीक है, ये दो पोल है, ये दो पोल है, और यहाँ एक ब्लेड लटका हुआ है, ब्लेड है, ठीक है, ये ब्लेड होता था,
क्या करता था, इस ब्लेड से मतलब इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को गुलियोटाइन बोला जाता था, ठीक है। अगर कोई बंदा रॉबर्ट्सपियर के रिपब्लिक आइडियाज के खिलाफ जाता था या बोलने की कोशिश भी करता था तो उसे वो सीधा गुलियोटाइन भिजवा देता था और उसका सर कलम करवा देता था। कलम मतलब सर ही अलग करवा देता था, ठीक है। इसके लिए, इन सब मामलों के लिए, ये सब जो हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, सजा वजा, ठीक है, इसके लिए उसने एक स्पेशल कोर्ट रखा था जिसका नाम था रेवोल्यूशनरी कोर्ट। रेवोल्यूशनरी कोर्ट। वो पहले तो इस कोर्ट में जाता, मतलब बंदे को इस कोर्ट में भेज देता और इस कोर्ट में क्या होता था, जैसे वो कोई बंदा मिलता कि भाई रिपब्लिक आइडियाज के खिलाफ है, वो गिल्टी फाउंड होता तो उसको सीधा गुलियोटाइन की सजा मिलती थी और कोई सजा नहीं मिलती थी, ठीक है। तो आपको यहाँ समझ में आया होगा कि कौन कौन लोगों को वो सीधा गुलियोटाइन भेज देता था, एक्स नोबल हो चाहे या उसकी खुद की पार्टी के बंदे उसके खिलाफ बोल रहे हो तो भी भेज देता था। अदर पार्टी के पीपल, क्लर्की मतलब जो चर्च से बिलोंग करते थे, ठीक है। सो अब भाई देखो, इतने बड़े बड़े लोग अगर सेफ नहीं है तो लोग अगर जो छोटे लेवल पे रहते हैं वो कैसे होंगे, ठीक है। मतलब कि अगर किसी ने जरा सी भी आवाज उठाई सीधा रेवोल्यूशनरी कोर्ट और गुलियोटाइन, यही दो रास्ते होते थे। दो रास्ते गए, एक ही रास्ता है, देयर इज ओनली वन वे, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा कितना मतलब टाइट रूल होता था, ठीक है। और ये जो ग्लूटाइन इंस्ट्रूमेंट था बेटा, ये जो सजा देने का इंस्ट्रूमेंट था, ये डॉक्टर ग्लूटाइन ने इन्वेंट किया था। किसने इन्वेंट किया था? डॉक्टर ग्लूटाइन ने इन्वेंट किया था, ठीक है। और क्या क्या देखो, इसकी गवर्नमेंट में और भी कई चेंजेस आए थे, ठीक है। इसकी गवर्नमेंट में और क्या क्या फीचर्स थे वो हम देख लेते हैं। इसने क्या किया था, रॉबर्ट्सपियर इशूड अ लॉ, इसने क्या क्या चेंजेस लाए थे। पहला चेंज ये था कि इसने लॉ ऐसे इम्प्लीमेंट किए थे मैक्सिमम सीलिंग on the price on मतलब कि इसने क्या किया था बेटा, देखो, he placed a maximum ceiling on the wages and prices, मतलब कि महंगाई हो ही नहीं सकती थी कि किसी चीज का दाम इसने, हर चीज का दाम इसने फिक्स कर दिया था। और बंदा कितना कमाएगा उसके देश में, किसी काम में जुड़ा हुआ है, उसकी कितनी सैलरी होगी वो फिक्स कर दी थी, ठीक है। वन पॉइंट ये हो गया आपका। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, मीट एंड ब्रेड, मीट एंड ब्रेड वर राशन। आप जानते हो हमारे देश में राशन की दुकानें हैं, ठीक है, राशन डिपो है, क्या क्या मिलता है, गेहूं मिलता है, चीनी मिलती है, दाल मिलती है, पहले तेल भी मिलता था, केरोसिन ऑयल मिलता था। यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया, मीट और ब्रेड को राशन में डाल दिया, मतलब राशन में मिलेगा आपको, मीट भी मिलेगा, ब्रेड भी मिलेगा, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट बात थी, एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर, वर फॉरबिडन। भाई देखो, फ्रांस में क्या था कि सारी की सारी जितनी भी मतलब भाई वहां तो एक तो देखो खेती तो होती थी, लेकिन वहां का मेन खाद्य पदार्थ क्या था, ब्रेड था। वो लोग डेली ब्रेड ही खाते थे, डेली ब्रेड, मीट एंड वाइन, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है फ्रांस में, ब्रेड, मीट एंड वाइन। तो ब्रेड जो था, अब ब्रेड की भी क्वालिटी होती है बेटा, अच्छी क्वालिटी का आटा होगा तो अच्छा ब्रेड मिलेगा, है ना, अच्छा एक्सपेंसिव होगा। इसने क्या किया बेटा, सबको बोल दिया कि आप एक ही क्वालिटी का ब्रेड खाओगे, देयर इज नो अदर क्वालिटी ऑफ ब्रेड यू कैन सेल और परचेज, ठीक है। सेलिंग ही अलाउ नहीं करी गई, मतलब कि एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर क्या होता है, आटा, ठीक है, जिससे ब्रेड बनता है, अच्छी क्वालिटी का ब्रेड बनता है, उसी को उसने क्या कर दिया, बंद कर दिया, क्या है, ये बिकेगा नहीं, ठीक है।
और क्या कहा कि सारे के सारे लोग सेम क्वालिटी कपड़े दिखाएंगे, ठीक है। और क्या किया है इससे इस तरीके से उसने क्या शो किया, ही शोड अ इक्वालिटी, इक्वालिटी, ठीक है। इक्वालिटी और क्या दिखाई उसने, इक्वालिटी इन स्पीच एंड एड्रेसेस, ठीक है। इक्वालिटी इन स्पीच एंड एड्रेसेस मतलब ये नहीं था कि किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, सभी बोल सकते हैं, ठीक है। सबको बराबरी का हक मिलेगा, डजंट मैटर वो छोटा बिलोंग करता है, बड़े से बिलोंग, बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, ही गेट अ इक्वल एड्रेस, ठीक है। और क्या क्या चेंजेस लाए, हाँ एक और चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये चेंजेस आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। आप मेरा लेक्चर सुन लेंगे तो आप एक बार अपने उसको क्या बोलते हैं एनसीईआरटी को जब रीड आउट करेंगे इस पैसेज को, ठीक है, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि क्या कहने की कोशिश की गई, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज थी, देखो वहां पर जैसे कि आज मैं जैसे कि एड्रेस देता हूँ सर मैडम करके संबोधित करता हूँ किसी जेंटलमैन और विमेन को, ठीक है। लेडी को और मैन को मैं संबोधित करता हूँ कैसे, मैडम एंड सर करके। तो यहाँ पर उसने क्या किया, ये चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वहां तो फ्रेंच लैंग्वेज है, ठीक है। फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ और बोलते होंगे, वो देखते हैं क्या बोलते हैं, ठीक है। फ्रेंच लैंग्वेज में मॉन्सियर सर को बोला जाता है, ठीक है। और मैडम को मैडम ही बोला जाता है, लेकिन स्पेलिंग थोड़ी अलग होता है इसकी। उसने क्या किया, इन दोनों वर्ड को चेंज कर दिया, बोला कि ये यूज नहीं होगा आज के बाद। आप क्या बोलोगे, सर की जगह आप बोलोगे सिटोइन, ठीक है। और मैडम की जगह आप बोलोगे स्टोइनी, ठीक है। ये फ्रेंच लैंग्वेज है भाई, ठीक है, जितनी भी है ये फ्रेंच लैंग्वेज है बेटा। तो यहाँ से आप देखोगे कि किस प्रकार उसने कई सारे चेंजेस लाए, और इसके कारण ना पूरा का पूरा फ्रांस मतलब एक डर के उसमें जी रहा था, ठीक है, डर के फीलिंग में जी रहा था। तो क्या हुआ, मतलब देखो ही वॉज अ गुड पर्सन, इक्वालिटी ला रखी थी उस टाइम, ही वॉज अ गुड पर्सन, ठीक है। और क्या क्या चेंजेस लाए थे देखो, पीजेंट्स, हाँ पीजेंट्स वर फोर्स्ड to sell their grains to cities at fixed price by government। मतलब गवर्नमेंट ने जो फिक्स प्राइस कर रखा था, पीजेंट्स उसी प्राइस पर सेल कर सकते हैं, मतलब देयर इज नो कंपटीशन, ठीक है। आप बेचना चाहते हो, आप कुछ मुनाफा कमाना चाहते हो, तो मुनाफे वाली बात तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है। यू आर गोइंग टू सेल योर ऑल ग्रेन्स, ठीक है, टू द सिटीज एट फिक्स्ड प्राइस व्हिच इज सेट बाय गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ से पीजेंट्स भी ना खुश लगे बेटा, एक बार तो, एक तो उसकी दूसरी खुद की पार्टी के बंदे ना खुश थे उससे, क्यों ही, बिकॉज दे वांट सम चेंजेस, दे वांट सम मॉडर्नाइजेशन इन दैट, ठीक है। बट ही वाज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दैट, ही वाज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट रिपब्लिक आइडियाज, ठीक है। रिपब्लिक आइडियाज के खिलाफ अगर कोई जाता था तो ही डायरेक्टली वो रेवोल्यूशनरी कोर्ट की तरफ उसको रास्ता दिखा देता था, और रेवोल्यूशनरी कोर्ट क्या करता था, सीधा गिलोटाइन कर देता था। तो यहाँ पर जब लोग इससे परेशान हो गए, उसी के पार्टी के परेशान हो गए लोग, तो उसी को क्या किया, इम्पीच कर दिया। इम्पीचमेंट आपने वर्ड सुना होगा, ठीक है। इम्पीचमेंट क्या हिंदी में क्या बोला जाता है, महाभियोग, महाभियोग बोला जाता है, ठीक है। इम्पीचमेंट क्या हो जाता है, महाभियोग। इस ये एक प्रोसीजर होता है, इस प्रोसीजर में प्रेसिडेंट होता है जो स्टेट ऑफ हेड होता है, उसको रिमूव करने का प्रोसीजर होता है, ठीक है। उसी को इम्पीच कर दिया गया रॉबर्टस्पियर को, और रॉबर्टस्पियर को भी रेवोल्यूशनरी कोर्ट भेज के सीधा गुलिटाइन कर दिया गया, ठीक है। और इसको गुलिटाइन कब किया था बेटा, ही वाज सेंट टू गुलिटाइन, ठीक है, गुलिटाइन इन 1794। ये बंदा एक साल तक रहा, 1793 से लेके 1794 तक, बट इस पीरियड में ना फ्रांस की जनता बहुत डरी, सहमी और नाखुश रही, ठीक है। हाँ गरीब लोग
गरीबों को कुछ फायदा हुआ होगा इस चीजों से, जैसे कि देखो प्राइस इसने फिक्स कर दिए, राशन में देने लगा था वो मीट और ब्रेड को, ठीक है। तो ऐसी कई चीजें हैं जिससे गरीबों को बहुत फायदा हुआ फ्रांस के, ठीक है। और क्या क्या फायदा हुआ था गरीबों को कि भाई उसने जो बैरियर था वोटिंग राइट में, जो बैरियर था, क्या बैरियर था कि खाली 25 की उम्र से ज्यादा और जो टैक्स पेयर है वही दे सकते थे वोटिंग। उसने क्या कर दिया था, 21 की उम्र कर दी थी, और डजंट मैटर ही इज अ टैक्स पेयर और नॉट टैक्स पेयर, ही कैन गिव इट टू वोट, ठीक है। मतलब कि उसको वोटिंग राइट दी थी। अब देखो इस बंदे को क्या किया गया, गुलिटाइन कर दिया गया रॉबर्टस्पियर को ही। अब रॉबर्टस्पियर के बाद जैसे ये गवर्नमेंट गिरती है, मतलब कि कौन सी गवर्नमेंट, जैकोबिन गवर्नमेंट। जैकोबिन गवर्नमेंट के बाद एक नई चीज निकल उभर के आती है जिसे हम बोलते हैं डायरेक्टरी रूल। डायरेक्टरी रूल, ये बेटा एक बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या था कि जैसे ही जैकोबिन क्लब की गवर्नमेंट गिरी, अब क्या था कि देखो वो बंदा क्या था, गरीबों के बारे में सोचता था, वो इक्वालिटी के बारे में सोचता था, मतलब कि पावर क्या को वो इक्वलाइज करने की सोचता था, लेकिन पावर को इनडायरेक्टली वो एक ही तरीके से यूज कर रहा था और वो खुद ही में थी उसके पास पावर। वो जैसा सोचता था वैसा ही करता था, किसी और की सुनता नहीं था। तो यहाँ पर डायरेक्टरी रूल क्या हुआ, डायरेक्टरी रूल में क्या हुआ कि जैसे अब देखो जैसे जैकोबिन क्लब गिरा, जैसे जैकोबिन गवर्नमेंट गिरी, तो जो वेल्थियर पर्सन थे, मतलब जो अमीर लोग थे फ्रांस में, उन्होंने सोचा अब मौका है पावर पाने का। वेल्थियर पर्सन ने सोचा कि अब मौका है पावर पाने का और इसका फायदा उठाना चाहिए। तो बेटा 1794 में पावर किनके पास आई, वेल्थियर पर्सन के पास। वेल्थियर कौन है, रिच पर्सन। रिच पर्सन के पास पावर आई और दे मॉडिफाइड द वोटिंग राइट, दे modified the voting right। वोटिंग राइट को इन्होंने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया। क्या किया, ओनली दोज हु हैव प्रॉपर्टी, हु possess मतलब किसी प्रकार के उनके पास अगर लैंड प्रॉपर्टी है, ठीक है, they only can give vote, ठीक है। नॉन प्रॉपर्टी वाले बंदों के पास वोटिंग राइट खत्म कर दी गई। ये आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो कि नॉन प्रॉपर्टी वर नॉट अलाउड टू वोट, ठीक है। तो वेल्थियर पर्सन्स ने क्या किया, ऐसी वोटिंग राइट को चेंज कर दिया। अब देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई। दे फॉर्म 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ये एक डायरेक्टरी को चुनती थी। डायरेक्टरी क्या है, डायरेक्टरी 5 मेंबर्स की बॉडी, ठीक है। डायरेक्टरी 5 मेंबर्स की बॉडी है, ठीक है। और ये कौन चुनते थे, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल चुनती थी। ऐसा क्यों किया गया, ताकि पावर एक हाथ में कॉन्सेंट्रेट ना हो जैसे कि जैकोबिन क्लब में होती थी, ठीक है। अब देखो जब ये 5 मेंबर क्या थे भाई, 5 मेंबर है तो वोटिंग किस प्रकार से होती थी, वोटिंग इस प्रकार से होती थी कि या तो 3:2 हो जाए, ठीक है, या भाई किसी प्रकार से एक तरह से ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर में तो वोटिंग आसानी से हो जाती है। अगर 3 देते हैं तो 3 मतलब ओके। लेकिन दिक्कत क्या थी कि अगर ये 3 दे देते हैं तो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ये एग्री नहीं करती थी कई बार, ये एग्री नहीं करती थी कई बार। तो इससे क्या होता था, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड डायरेक्टरी बोर्ड, या फिर यू कैन से डायरेक्टरी, ठीक है। डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था, एक दूसरे से सहमत न होने के कारण पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती थी बेटा। इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण क्या हुआ,
इन्होंने क्या सोचा, इस डायरेक्टरी को, इस क्या बोलते हैं, इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को ही खत्म कर देते हैं। इन्होंने क्या सोचा, इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को ही खत्म कर देते हैं, बट ये हो नहीं पाता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण। अब एक नया रूल निकल के उभर के आता है, मिलिट्री रूल। मिलिट्री रूल और यू कैन से मिलिट्री, ठीक है, मिलिट्री रूल ही कह लो। अब मिलिट्री रूल में होता क्या है, मिलिट्री का अब ये लेके कौन आता है, ये लेके आता है नेपोलियन, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है बेटा, नेपोलियन बोनापार्ट मिलिट्री डिक्टेटरशिप लेके आता है, यू कैन से डिक्टेटरशिप। ये एक तरह का डिक्टेटर होता है, एक नया एरा लेके आता है फ्रांस में। फ्रांस ही नहीं, आप आगे की वीडियो, आगे का जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें बताऊंगा किस प्रकार नेपोलियन वाज अ रेवोल्यूशनरी। ठीक है, ही चेंजेस द मोनार्क सिस्टम, ही चेंजेस, ही मॉडिफाइड द मोनार्क इन अ वेल गुड मोनार्क। ठीक है, एक ओल्ड तरीके के मोनार्क में जो खामियां थी वो ये खत्म कर देता है और एक नया फॉर्म ऑफ मोनार्क लेके आता है। हालांकि ये डिक्टेटर होता है, इस डिक्टेटरशिप का ये इस्तेमाल वापस से फ्रांस में मोनार्की लाने के लिए करता है ये। ठीक है, और ये मोनार्क लाके उसको एक नया फॉर्म देता है जो कि पूरे के पूरे यूरोप में रेवोल्यूशन ला देता है। ठीक है, पूरे के पूरे यूरोप में अच्छी खासी इंस्टेबिलिटी लाता है। और हम देखेंगे कि अगले वीडियो में नेपोलियन बोनापार्ट वाज रियली इंपॉर्टेंट फॉर द होल यूरोप। ठीक है, नॉट ओनली फॉर फ्रांस, फॉर द होल यूरोप। ठीक है, आप तब तक के लिए एक बार इन चीज़ों को पढ़ लीजिए। ठीक है, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे ना बुक में, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि द रीजन ऑफ टेरर क्या है एंड द डायरेक्टरी रूल क्या है। ठीक है, आप पुरानी वीडियोस को देखो और फिर आप ये देखो रीजन ऑफ टेरर सुनो इस वीडियो से, और ये डायरेक्टरी रूल सुनो, और फिर आप इसको कंटिन्यू करें। ठीक है, तब तक के लिए हम थैंक यू।